हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी मींस पादप कार्यकी की बात करने जा रहे हैं। पादप कार्यकी 9 मार्क्स की है। वैसे टोटल प्लांट फिजियोलॉजी हमारे कोर्स में 14 मार्क्स की है, जिसे 2 यूनिट्स में बांट कर रखा है। फिलहाल हम यूनिट सेकंड और प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं, जो 9 मार्क्स की है। इसमें चैप्टर नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशंस यानी कि पादप जल संबंध का है। इसमें हम कुछ बिंदुओं की तरफ ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मीन्स विसरण, ऑस्मोसिस मीन्स परासरण। प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य संकुचन। वाटर पोटेंशियल मीन्स जल विभव। इम्बिबिशन मीन्स अंतःशोषण। इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ टॉपिक्स और रहेंगे, जैसे जो भी प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगी उन प्रेशर में क्या संबंध है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे ओपी है, टीपी है, डब्ल्यूपी है, डीपीडी है, इनकी बात हम करेंगे। हम पहले टॉपिक में एंट्री करें उससे पहले हमें 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है कि सब प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पादप कार्यकी। विज्ञान की इस शाखा के बारे में बताया किसने? वोन हेलमोंट ने बताया। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? वो हैं स्टीफन हील्स। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि भारतीय पादप कार्यकी के जनक कौन है? सर जी.सी. बोस। ओके, अब नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल की महत्ता के बारे में किसने बताया? लॉरेंस ने जल की महत्ता के बारे में बताया। और जल किस टाइप से या किस प्रकार से प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी बात करते हैं। ये एक सामान्य बिंदु है, आप सब भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल सजीवों का प्रमुख घटक होता है, बिल्कुल होता है। पादप शरीर में जल सर्वाधिक पाया जाता है। पादप शरीर में ही क्यों, जंतु शरीर में भी पाया जाता है। केवल 1 से 5% जल उपापचय क्रियाओं में खर्च हो जाता है। 95 से 99% जल वाष्पीकृत हो जाता है। पादप शरीर में अधिकांश जल रिक्तिकाओं में भरा रहता है और जो बाकी बचा हुआ होता है वो अंतरकोशिकीय स्थानों में भरा हुआ होता है। जल पादप को सूखने एवं तापक्रम से बचाता है, शरीर के तापमान को भी मेंटेन करता है। जल की उपस्थिति के कारण कोशिकाएं स्फीत होती हैं, इसलिए पादप शरीर स्वस्थ और फैला हुआ होता है। पादप शरीर का आकार भी जल के कारण बना रहता है। नेक्स्ट, जल के कारण पुष्प कलिकाएं पुष्प खिले रहते हैं। जल पादप शरीर में परिसंचरण द्रव्य का कार्य करता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड परिसंचरण द्रव्य का कार्य करता है। जल के माध्यम से पादपों में खनिज अवशोषण की क्रिया होती है। जल के माध्यम से ही पर्णरंध्र खुलते एवं बंद होते हैं। मीन्स गैस एक्सचेंज की क्रिया भी जल पर निर्भर करती है। पादप केवल केशिका जल या केशिकत्व जल का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आपको याद भी होगी, हमने बहुत सारे जल के प्रकार पढ़े हैं, जैसे गुरुत्वीय जल पढ़ा है, अपवाहित जल पढ़ा है, रासायनिक जल पढ़ा है, आर्द्रताग्राही जल पढ़ा है। उनमें से केवल हमें अच्छी तरह पता है कि कैपिलरी वाटर यानी कि केशिकत्व जल या केशिका जल ही पादप के द्वारा काम में लिया जाता है। पादप शरीर में मुख्यतः जल जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी बोला कि पादप शरीर में जल जड़ों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन सब में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जैसे लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें जल संपूर्ण सतह के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जड़ों के द्वारा, जड़ों में भी मूलरोम के द्वारा कौन अवशोषित करता है? वो करते हैं हायर प्लांट्स यानी कि उच्च वर्ग के पौधे, जैसे एंजियोस्पर्म। जल बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। जल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। मॉस, फर्न आदि पादपों में जल निषेचन के लिए आवश्यक होता है। ये चीज़ आपने पढ़ भी रखी है जब आप ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र पढ़ते हैं, तो उसमें निषेचन के टॉपिक में अच्छी तरह बताया गया है आपको कि उन पौधों में यानी कि ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। जल एक असाधारण यौगिक है, इसकी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे ध्रुवीय प्रकृति का होता है और
इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही इसे सर्वश्रेष्ठ विलायक कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध क्षीण होते हैं। नेक्स्ट सार्वत्रिक विलायक होता है, बात कर चुके हैं। उच्च संसर्जक आसंजक बल पाए जाते हैं, यानी कि संसर्जक का मतलब समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल और आसंजक मतलब असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। उच्च विशिष्ट ऊष्मा इसमें होती है। उदासीन होता है, pH 7 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम घनत्व होता है। तापक्रम के सीमित परास में तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव तथा गैस में उपलब्ध होता है। ये तो इसके सामान्य लक्षणों की बात हमने की। इसके बाद में बात करें कि पादपों में संपूर्ण भार का 70% जल होता है। ये एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 1 ग्राम कार्बनिक पदार्थ अगर पौधे को बनाना है तो उसे 500 ग्राम जल का अवशोषण करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट निर्माण हेतु जल हाइड्रोजन दाता की तरह कार्य करता है। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन आता है, इसमें जो हाइड्रोजन आता है वो कहाँ से आता है? वो जल से आता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल हाइड्रोजन दाता की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट हम इसके बाद में आगे बात करते हैं कि परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी हमारे कोर्स में है और हमें इसके आधार पर झिल्लियों के प्रकार हमें पता होना चाहिए। परमिएबिलिटी किसे कहेंगे? वह सीमा जहाँ तक झिल्ली किसी पदार्थ की गति होने दे या ना होने दे, यानी कि झिल्ली विलायक, विलेय आदि को अपने अंदर से या अपने में से होकर गुजरने दे या ना दे, इसकी प्रवृत्ति या इसकी प्रकृति के आधार पर हम झिल्ली की पारगम्यता का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली है पारगम्य झिल्ली। नाम से ही पता लग रहा है, पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य मतलब जो पारगमित होने दे, यानी कि ऐसी झिल्ली जो विलेय तथा विलायक दोनों के लिए पारगम्य हो। फॉर एग्जाम्पल कोशिका भित्ति है, फिल्टर पेपर है। दूसरी झिल्ली की बात करें, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य यानी कि आधी पारगम्य, मतलब क्या होगा? ऐसी झिल्ली विलायक के लिए तो पारगम्य होती है लेकिन विलेय को नहीं जाने देती। विलेय के लिए क्या होती है? अपारगम्य होती है। एग्जाम्पल गॉट ब्लैडर है, कृत्रिम झिल्लियाँ हैं जैसे सेलोफोन है, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली है, पर्चमेंट पेपर है। और थर्ड टॉपिक में आते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये काफ़ी हद तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होती है। इसमें छोटा सा डिफरेंस क्या है कि ये झिल्ली विलायक के साथ साथ कुछ विशेष विलेय के अणुओं के लिए भी पारगम्य होती है। फॉर एग्जाम्पल कोशिका झिल्ली है, टोनोप्लास्ट है, अंगक झिल्लियाँ मतलब कोशिकांगों की झिल्लियाँ। फोर्थ अपारगम्य झिल्ली, नाम से पता चल रहा है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों के लिए अपारगम्य हो, अपारगम्य झिल्ली कहलाएगी। एग्जाम्पल है सुबेरिनीकृत कोशिका यानी कि सुबेरिनाइज्ड सेल, उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल, कॉर्क यानी कि काक। मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन चारों टाइप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। और 1 मार्क के क्वेश्चन में चीज़ इजीली पूछी जा सकती है कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल लिखिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पारगम्य मतलब जो दोनों को आने दे। एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कोशिका भित्ति होता है और फिल्टर पेपर होता है। सेमी परमिएबल जो विलायक को आने दे, विलेय को नहीं आने दे। एग्जाम्पल हमें पता है गॉट ब्लैडर है, कृत्रिम झिल्ली है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, पार्चमेंट पेपर है, एटसेट्रा। थर्ड हमने पढ़ी है वर्णात्मक यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल जो विलायक के साथ कुछ विशेष विलेयों को भी आने दे। एग्जाम्पल कोशिका झिल्ली है, टोनोप्लास्ट है और अंगक झिल्लियाँ हैं। लास्ट अपारगम्य जो विलेय और विलायक दोनों को नहीं आने दे। सुबेरिनीकृत कोशिका भित्ति, उपत्वचा और काग यानी कि कॉर्क जिसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जब मैंने व्हाट्सएप पे पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी तो कई बच्चों ने इस चीज़ के लिए बोला था कि सर ये क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर इस चीज़ को देखें।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें यानी कि विलयन के प्रकार की बात करें तो विलयन क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, विलायक प्लस विलेय यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? सॉल्यूशन होता है 3 टाइप का, जिसमें 3 टाइप में हमारे सामने दे रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखें, आपका काम हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसे हिंदी में बोलते हैं अति पराश्रयी विलयन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोला जाता है अति पराश्रयी विलयन। अति पराश्रयी विलयन, किस विलयन को अति पराश्रयी विलयन कहेंगे? ऐसा विलयन, मैं डेफिनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जस्ट सपोज आप एक बीकर लीजिए, एक बीकर में एक तो चीनी का घोल है यानी कि जिसे हम लोकल में चाशनी बोल सकते हैं, और उसमें कोई एक अंगूर रखा हुआ है। तो इस संदर्भ में जो विलयन बीकर में भरा हुआ है वो अधिक सांद्र है। अधिक सांद्रता का मतलब क्या है? सांद्रता का निर्धारण आपको अच्छी तरह पता है कि सांद्रता का निर्धारण हम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के आधार पर करते हैं। इसलिए जिस विलयन में यानी कि जिस विलायक में अधिक विलेय मिले हुए होंगे वह विलयन अधिक सांद्र होगा। इसीलिए हमने बीकर में भरे हुए विलयन को 75% से डिनोट किया है, जबकि कोशिका को हमने किससे डिनोट किया है? कोशिका को हमने 25% से डिनोट किया है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये जान सकते हैं कि चाशनी अधिक मीठी होगी या अंगूर अधिक मीठा होगा? चाशनी अधिक मीठी होगी। क्यों मीठी है? क्योंकि उसमें चीनी यानी कि विलेय पदार्थों की मात्रा अधिक है, इसलिए वो तुलनात्मक रूप से अधिक सांद्र विलयन यहाँ पर कहा गया है। इसलिए आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी कि अति पराश्रयी विलयन हम किसे कहेंगे। यहाँ पर चीनी के घोल में अंगूर है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और कुछ फैक्ट्स की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज लेस देन सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप लेस देन सॉल्यूशन, यानी कि जो कोशिका रस की सांद्रता है वो सॉल्यूशन से कम है। सॉल्यूशन का, यहाँ सॉल्यूशन का मतलब है चीनी का घोल, और कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप का मतलब है अंगूर, यानी कि अंगूर की सांद्रता कम है और विलयन की सांद्रता अधिक है। ठीक है। अब ऐसा होने से, ऐसा करने से, यानी कि चाशनी के घोल में या चीनी के घोल में अंगूर रख देने से क्या होगा? एक्सोओस्मोसिस होगा। एक्सोओस्मोसिस का मतलब है बहिपरासरण। एक्सोओस्मोसिस का मतलब क्या है? बहिपरासरण। अब ये बहिपरासरण क्या है? हालांकि मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। लास्ट वीडियो के एंड में लास्ट टॉपिक हमने इंक्लूड किया है, परासरण की भी आज बात कर लेंगे। परासरण किसे कहते हैं? जब विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो जल के अणु किधर आएंगे? जल के अणु अंगूर से, यानी कि इससे बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं बहिपरासरण। ऐसा करने से अंगूर की कोशिका क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, इसलिए हमने नीचे लिखा है फ्लैशिड सेल। क्या लिखा है हमने? फ्लैशिड। हमने नीचे लिखा है यहाँ पर फ्लैशिड, वेट, फ्लैशिड सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेस। अब अंडरस्टूड है, कोशिका जब शलत हो जाएगी, पिचक जाएगी, तो जीवद्रव्य का आयतन कम हो जाएगा क्योंकि जल बाहर आ गया है। अगर ऐसा लंबे समय तक रहेगा तो इसे हम प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि इसी को हम जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे विलयन की बात करते हैं। दूसरे विलयन में हमारे पास कौन आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या कंडीशन रख रहे हैं कि सर जल में किशमिश को रखा गया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है अल्प पराश्रयी विलयन। आप देखें अच्छी तरह, यहाँ पर हमने 75% से डिनोट किया है किशमिश को, यानी कि किशमिश की सांद्रता को, यानी कि अधिक सांद्र विलयन उसमें है। और बीकर में जो है उसे हमने डिनोट किया है 25%, यानी कि अब कोशिका में कोशिका रस की सांद्रता अधिक है। हमने नीचे लिखा भी है कि सेल सेप कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप इज मोर देन
सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर कोशिका रस की सांद्रता विलयन की सांद्रता से अधिक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अंतःपरासरण होगा, वही विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएगा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो विलायक कहाँ पर ज़्यादा है, विलायक बीकर में ज़्यादा है, किशमिश में कम है, इसलिए पानी बाहर से अंदर जाएगा, इसलिए इस स्थिति को हम बोल देंगे अंतःपरासरण। ओके, ये डीप्लाज्मोलाइसिस है, यानी कि अगर किसी, पहले मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, नीचे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऐसी स्थिति में बढ़ जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, यानी कि स्फीत हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं पानी में किशमिश रखने पर थोड़ी देर में फूल जाती है, क्यों, क्योंकि अंतःपरासरण हुआ है, यानी कि जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन किया है, यानी कि बाहर से किशमिश के अंदर किया है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर झिल्ली कहाँ पर है, तो मैं आपको नोट करवा दूँ कि किशमिश एक प्लांट सेल है तो उसमें झिल्ली होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये डीप्लाज्मोलाइसिस यहाँ पर क्यों लिखा गया है। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है जीवद्रव्य विकुंचन। ये क्रिया जीवद्रव्य विकुंचन में भी काम देती है, यानी कि ऐसी कोई कोशिका जो पहले से संकुचित, जो जीवद्रव्य कुंचित है, यदि उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए, समय रहते रख दिया जाए, तो उसमें अंतःपरासरण के कारण में पुनः स्फीत हो जाएगी। इसी क्रिया को, इसी प्रक्रिया को, इसी घटना को हम जीवद्रव्य विकुंचन कह देते हैं। ओके, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ओस्मोसिस में भी यही बात करेंगे कॉमन। थर्ड बिंदु जो हमारा है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि समपराश्रय विलयन। कोई दिमाग नहीं लगाना, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता उसके अंदर रखी हुई कोशिका की सांद्रता के बराबर हो, समान हो, उसे हम समपराश्रय विलयन कहेंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में आती है पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को देखकर इसका निर्धारण करेंगे। आप देखिए फॉर एग्जांपल कि पहला लिखा हुआ है पारगम्यता, वेट नाउ फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता उसके घटकों, आर्द्रता की डिग्री, उसकी सरंध्रता व मोटाई पर निर्भर होती है। बिल्कुल साहब, कोशिका झिल्ली कितनी मोटी है, उसमें सरंध्रता का क्या लेवल है, आर्द्रता कैसी है, उसमें कोई एक्स्ट्रा घटक है या नहीं है, इसके ऊपर पारगम्यता यानी कि किसी भी विलायक विलेय के अणुओं के गमन का निर्धारण करेगी, या उस इन फैक्टर्स पर, इन कारकों पर वो निर्भर करेगी। दूसरा, पीएम की पारगम्यता उच्च मात्रा में आयनकारी विकिरण, ताप देने पर, अत्यधिक पीएच परिवर्तन एवं क्षति पहुंचाने पर बढ़ जाती है। यानी कि अगर आयनकारी विकिरण होंगे, ज़्यादा ताप देंगे, अत्यधिक पीएच रखेंगे या हम उसको क्षति पहुंचाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में परमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता झिल्ली की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, उच्च ताप, ऊपर लिख भी चुके हैं हमने, ऊपर लिखा भी है भाई, ताप देने पर बढ़ जाती है। O2 CO2 का कम आंशिक दाब तथा बाह्य विलयन में विषैले पदार्थों की उपस्थिति से भी पारगम्यता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पारगम्यता बाह्य विलयन के संगठन पर भी निर्भर करती है। मूल कोशिकाओं जैसे मूल कोशिकाओं के बाहर कैल्शियम आयनों की अनुपस्थिति से, यानी कि मूल कोशिकाओं का मतलब रूट सेल्स के बाहर अगर कैल्शियम आयनों की अनुपस्थिति हो तो मूल कोशिकाओं के आयनिक घटक रिसने लगते हैं। नेक्स्ट, पारगम्यता जीर्णता के समय बढ़ जाती है। जीर्णता से मतलब है वृद्धावस्था में, तथा मरणासन कोशिका में अधिकतम होती है। आई होप आप लोगों की टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन, मीन्स विसरण। विसरण क्या होता है? वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। ठीक है, अब विसरण की किस तरह से समझ सकते हैं? विसरण को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक अमोनिया की खुली बोतल कमरे में रखने पर अमोनिया की गंध पूरे कमरे में फैल जाती है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये विसरण का एग्जाम्पल है। सेंट
इत्र की गंध फैलना किसका एग्जाम्पल है? विसरण का एग्जाम्पल है। जल से भरे बीकर में KMnO4 के कुछ क्रिस्टल डाल दिए जाएं तो उसके अणुओं का समान रूप से जल में वितरित होना क्या है? विसरण है। जल में चीनी डाल दी जाए तो उसके अणुओं का समान रूप से जल में वितरित होना विसरण है। अगर जल में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाल दिए जाएं तो पानी नीला हो जाएगा, वो भी क्या है? विसरण है। ऐसे हमारी डेली लाइफ में विसरण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसलिए हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु या परमाणु या आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं उसे हम विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हमने अभी भी बात कर ली है एग्जाम्पल्स के बारे में। आगे चलते हैं। विसरण कब तक होता रहेगा? विसरण जब तक होता रहेगा जब तक कि गतिक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। इस समय दोनों दिशाओं में अणुओं की गति समान होती है, यानी कि इन शॉर्ट में क्या कह सकता हूं कि नेट या शुद्ध गति शून्य होती है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी, बहुत धीमी। आप खुद समझ सकते हैं, एक कमरे के किसी एक कोने में आप अगर एक अगरबत्ती जला देंगे, उसके धुआं पूरे कमरे में फैलने में काफ़ी समय लगेगी और धीरे धीरे फैलेगी, एक तरफ फिर वहाँ से दूसरी तरफ, फिर वहाँ से तीसरी तरफ। यानी कि इसलिए हम कह सकते हैं ये धीमी प्रक्रिया है। ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती, जीवित तंत्र पर विसरण निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, विसरण की प्रवृत्ति। अगर हम विसरण की प्रवृत्ति को देखें तो गैस, द्रव और ठोस के कणों या आयनों में समान रूप से पाई जाती। लेकिन ध्यान देने लायक बात यहाँ पर यह है कि विसरण की दर इन सब में भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, गैस में विसरण सबसे ज़्यादा होता है, तीव्र होता है। द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम विसरण देखने को मिलता है। इसकी बात हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कर लेंगे। नेक्स्ट, एक पॉइंट हम यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, वो ये रहेगा कि प्रत्येक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ के विसरण से स्वतंत्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी यहाँ लिख रखा है कि रंध्रों से O2 तथा CO2 का विसरण साथ साथ होता है, एक ही समय पे होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बढ़िया सा तरीका बताएं कि चीनी के सांद्र विलयन को शुद्ध जल के संपर्क में रखें तो चीनी के अणु जल की तरफ गति करेंगे और जल के अणु चीनी के विलयन की ओर गति करेंगे। इस स्थिति में हमने क्या देखा? इस स्थिति में हमने देखा कि किसी भी तंत्र में विभिन्न पदार्थों का विसरण अपने ही अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि चीनी के चीनी पर करेंगे, जल के जल पर करेंगे। अन्य पदार्थ की उपस्थिति से वो क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र विसरण या इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन कहते हैं। अभी हमने बात भी की कि रंध्रों में जब भी CO2 और O2 का विसरण होता है तो एक साथ होता है, बिल्कुल एक साथ होता है, एक समय होता है, एक समय होता है और अलग अलग दिशाओं में होता है। क्यों? O2 अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। रंध्रों से CO2 और O2 का विसरण, ये अलग अलग कंडीशन में बात कर रहे हैं हम। प्रकाश संश्लेषण में ये रंध्र CO2 को लेंगे और रेस्पिरेशन में O2 को लेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेकिन बात इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रंध्रों के द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, वो एक समय होता है, अलग अलग दिशाओं में होता है। विसरण दोनों प्रकार से होता है, झिल्ली के बिना भी और झिल्ली के द्वारा भी। ये लिख भी रखा है हमने। विसरण के दौरान कणों की गति गतिज ऊर्जा के कारण होती है और इसमें जो दाब बनता है उसे हम विसरण दाब कहते हैं। पदार्थों का गमन, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद भी रखनी है कि पदार्थों का गमन अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी रहेगी। इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि पदार्थों का गमन अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है और ये एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसी में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि हमने कहा कि अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है। नीचे आ रहा है विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, विलय मिलाने पर इसका विसरण दाब कम हो जाता है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि शुद्ध जल विलायक है, शुद्ध जल का विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर यानी कि DP सबसे ज़्यादा होगा। यदि उसमें कुछ मिला देंगे, जस्ट सपोज कोई भी विलय पदार्थ मिलाते हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो उसका विसरण दाब कम हो जाएगा।
ओके, इसके बाद आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि विसरण के प्रकार की। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए बताया गया। जैसे गैस टू गैस है, एलपीजी में होता है, गैस से सॉलिड में यानी कि गैस से ठोस में किस में होता है, आर्ट इन पेपर वेट जो ऑफिसेज में होते हैं उनमें जो कलाकारी या आकृतियाँ बनाई जाती है वो इसी टाइप से बनाई जाती है। गैस टू लिक्विड, एयर बबल इन वाटर, जल में वायु के बुलबुल, जल में अगर वायु होगी तो बुलबुलों के रूप में होगी, तो ये गैस का हो गया। लिक्विड टू लिक्विड, मिल्क वाटर है, आपको दिख रहा है, मिल्क और वाटर को दोनों आपस में मिलाए जाएंगे तो मिल जाएंगे, इसे लिक्विड टू लिक्विड यानी कि द्रव का द्रव में विसरण होना कहा जाता है। लिक्विड टू सॉलिड, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय विंडो इन रेनी सीजन, बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों द्वारा जल का अवशोषण जो किया जाता है वो लिक्विड टू सॉलिड यानी कि द्रव से ठोस में विसरण कहलाता है। तीसरा है लिक्विड टू गैस, वाटर वेपर्स यानी कि जलवाष्प जो बनती हैं वो किस रूप में बनती हैं, जलवाष्प कैसे बनते हैं आप खुद देखें, जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प के रूप में बदल जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है लिक्विड टू गैस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गैस और यहाँ पे लिख लें सॉलिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड टू सॉलिड। ये बहुत धीमी रेट से होता है, हमने लिखा भी है पीछे कि ठोस में सबसे कम विसरण होता है या सबसे धीमा होता है, लेकिन होता तो है। एग्जाम्पल, रोड ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि कॉपर की और जिंक की रोड को अगर एक साथ यानी कि छड़ को एक साथ लंबे समय तक रख दिया जाए तो कुछ कैरेक्टर कॉपर की छड़ में जिंक के आ जाएंगे और जिंक की छड़ में कॉपर के आ जाएंगे। ओके, सॉलिड टू गैस, स्मोकिंग है, आपको पता है। सॉलिड टू लिक्विड, शुगर एंड वाटर। ये जितने भी टाइप के डिफ्यूज़न है वो हमने बात की है। नेक्स्ट टॉपिक आता है विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ एक या दो पे आपको थोड़ा सा गौर रखना है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो विसरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, लिखा हुआ है पहले, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब विलायक की सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की दर कम हो जाएगी, विलायक की सांद्रता कम होगी तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विस्कासिता भी व्युत्क्रमानुपाती होती है विसरण की दर की, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा। ये हमारे कोर्स में भी, इसलिए आपको स्पेशली इस पे ध्यान रखना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, पदार्थ अणुओं के घनत्व के, यानी कि इसे हम किस तरह से कह सकते हैं, इसको हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होगा। ओके, नेक्स्ट, सघन माध्यम में विसरण दर कम होगी और विरल माध्यम में अधिक होगी। हमने देखा भी, यानी कि ठोस में कम होती है क्योंकि वो सघन होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। अणु हमेशा अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर गति करते हैं। इस टाइप से हमारा जो टॉपिक है विसरण खत्म हो गया। अब विसरण की महत्ता की अगर हम बात करें तो विसरण कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे गैस एक्सचेंज में O2 CO2 का जब आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में, तो वहाँ इंपॉर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन एवं निष्क्रिय लवण अवशोषण में विसरण का महत्व है। विसरण भोज्य पदार्थों की कम दूरी में अभिगमन में सहायता करता है। और भी हम मान सकते हैं, जैसे पादप हार्मोन का वितरण है विसरण द्वारा ही होता है। परासरण और अंतःचूषण, ये पढ़ेंगे आगे, ये भी विसरण पर आधारित होते हैं। इस टाइप से हमारा विसरण टॉपिक भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो टॉपिक होगा ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण। लीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परासरण। परासरण शब्द किसने दिया, परासरण शब्द दिया था नॉलेट ने। किसने दिया था, नॉलेट ने दिया था। परासरण क्या है इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, दोबारा से देखते हैं। जब विलायक के कण
किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। इसी को मैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं? जब विलायक के कण किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं, बात एक ही की जा रही है, विलायक के अणुओं की। लेकिन जब पहली बार बोला जा रहा है डेफिनेशन में, तब हम बोल रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कौन? विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है तो उसे परासरण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं कि जब विलायक के कण किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुने, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये बीकर है, बीकर में ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ध्यान दें। और इस बीकर के अंदर हमने एक रख दी किशमिश। ये तो कौन है? जल है। और ये कौन है? ये है साहब किशमिश। ओके, अब आप खुद गौर से देखें, जल किधर जाएगा? आप बोलेंगे सर अगर किशमिश बोल रहे हैं तो फुली हुई नहीं, अंडरस्टूड है, फुली हुई बोलता तो स्पेशल कंडीशन होती। आप बोलेंगे सर जल का प्रवाह होगा इस तरह से होगा, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब दोनों बातों को गौर से सुने। इसके पहले दो कंसेप्ट आप अभी क्लियर कर लें, वैसे पीछे कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। बाहर जो विलयन है यानी कि जल है वो अल्प पराश्रयी है या अति पराश्रयी है? अल्प पराश्रयी है। और किशमिश के अंदर जो विलयन है वो कैसा है? अधिक सांद्रता वाला, यानी कि वो अति पराश्रयी है। बाहर कम सांद्रता वाला है इसलिए कैसा है? अल्प पराश्रयी। मैं वापस लिख दूं, आप ध्यान दें कि जल है ये कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता, यानी कि इसे मैं अल्प पराश्रयी विलयन कहूँगा। जबकि किशमिश में जो जीवद्रव्य है वो किस टाइप का विलयन है? वो अधिक सांद्रता वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं? पहली डेफिनेशन में बोलता हूं, ध्यान से सुने। ओके, नो, ये कलर चूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम बोल रहे हैं जब विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से, यानी कि बीकर में विलायक के अणु ज्यादा है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किशमिश में जल विलायक कम ही है तो हो गया, परासरण हो गया। अंतः भाई वो बाद में देखेंगे, परासरण हो गया। दूसरी डेफिनेशन बोली मैंने, क्या बोला? जब विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से, कम सांद्र विलयन कौन सा है? कम सांद्र विलयन सर यही है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं। जब विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं तो उसे परासरण कहते हैं। ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई और दोनों डेफिनेशन भी समझ में आ गई, आई होप। फिर भी समझ में नहीं है तो कमेंट करके आप मुझे बताएं। आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन हो गई दोनों। इसके बाद देखते हैं परासरण की क्रिया में विलायक के कण गमन करते हैं। बिल्कुल हमने डेफिनेशन में बोला है परासरण की क्रिया कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होती है, बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की, बिल्कुल कोई बात नहीं है। नहीं, परासरण सांद्रता विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करती है, ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं। परासरण सांद्रता किस टाइप से करती है विलय के? क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यदि विलयन में विलय पदार्थ या विलय अणु जितने बढ़ते जाएंगे वो अधिक सांद्र होता जाएगा, और सांद्रता पे ही तो ये डेफिनेशन पूरी डिपेंडेंट है, निर्भर कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि जल विद्युत अपघट्य विलयन की बात करें तो इनमें विघटन होता है, जैसे कि नमक का घोल हम बोल सकते हैं NaCl का, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि चीनी का घोल। तो किस में ज़्यादा होगा? जिनमें विघटन अनुपस्थित होता है उनमें परासरण अधिक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि चीनी के घोल में विसरण
या वो सॉरी परासरण अधिक होगा। परासरण की क्रिया के दौरान उत्पन्न जो दाब होता है वो परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब शब्द किसने दिया? फेफर ने दिया। कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है किसका? विलायक का गमन। किसी जल का परासरण दाब उसी दाब के तुल्य होता है जिसे लगाकर विलयन में जल के प्रवेश की वृद्धि को रोका जा सके, जबकि ये दोनों अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए हैं। थोड़ी डेफिनेशन आपको टिपिकल लग रही, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, हालांकि अभी आप लिखना चाहिए यहाँ लिख दें, आगे भी आएगा। वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आई? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। आप थोड़ा सा बैक जाएं और याद करें। बीकर में पानी है, उसमें किशमिश है। जो बीकर में विलयन है, चाहे कम ही लगाए, लेकिन वो भी लगाएगा कि विलायक, वो भी इतना सा दाब तो लगाएगा कि विलायक जल किशमिश में ना जाए। और किशमिश में जो जीव द्रव्य उसमें भी जल है, भले ही कम होगी, और वो भी दाब लगाएगा, वो विलयन भी दाब लगाएगा कि जल बाहर ना जाए। दोनों ही दाब लगाएंगे, लेकिन दाब कहाँ? दाब हमने बोला वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा? हमने अभी ऊपर लिखा है सर कि परासरण दाब, अभी मैं आपको बताऊं, एक मिनट, अभी भी लिखा है हमने, परासरण सांद्रता विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती, यानी कि जिस अंडरस्टूड है, जिस विलयन में पदार्थ यानी कि विलय पदार्थ ज़्यादा होंगे उसमें परासरण अधिक होगा। विलय पदार्थ किस में ज़्यादा है? विलय पदार्थ अधिक हैं किस में? किशमिश के जीव द्रव्य में, यानी कि परासरण दाब उसका अधिक होगा। बीकर में जो जल है, कटोरी में जो जल है, उसमें विलय है ही नहीं या अल्प मात्रा में है, तो वो कम परासरण दाब होगा। और फैक्ट हमने अभी लिखा है कि जल का गमन या विलायक का गमन हमेशा कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की होगा, यानी कि जल बीकर से किस में चला जाएगा? किशमिश में चला जाएगा। यानी कि इस डेफिनेशन की जगह आप ये लिखना चाहें, वैसे आगे भी मैं लिखवा दूंगा, मैं स्लोली बोल रहा हूँ, वह दाब जो शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का परासरण दाब हमेशा 0 शून्य होता है। परासरण दाब प्रोपोर्शनल टू विलय की सांद्रता। अभी बोला है हमने कि परासरण दाब यानी कि विलय की सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो परासरण दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, विलय की सांद्रता कम होगी तो परासरण सांद्रता भी कम होगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे हैरिस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार पत्तियों में ओपी सर्वाधिक होता है और जड़ों में सबसे कम होता है। आप खुद ही देखें, जल का गमन किधर होता है? पत्ती से जड़ की ओर या जड़ से पत्ती की ओर? आप सब जानते हैं, बोलेंगे सर जड़ से पत्ती की ओर। ये क्या बोल रहे हैं कि साहब पत्तियों में ओपी तो होता है मैक्सिमम और जड़ों में होता है कम। हमने पीछे लिखा है कि जल का गमन कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होता है, यानी कि जल का गमन कैसे होगा? जड़ों से पत्तियों की ओर होगा। ओके, नेक्स्ट, ओपी रात्रि में कम तथा दोपहर में अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी आप आगे पढ़ लेंगे कि ओपी रात्रि में कम होता है और दोपहर में अधिक होता है, तो दोपहर में जल अवशोषण अधिक होता है, रात्रि में कम होता है। परासरण दाब का क्रम अगर देखें, हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद पादपों में कम होता है, उससे ज़्यादा मीसोफाइट्स यानी कि समोद्भिद में होता है, उससे ज़्यादा जीरोफाइट्स में होता है यानी कि मरुद्भिदों में होता है, और सबसे ज़्यादा हेलोफाइट्स यानी कि लवणोद्भिद पादपों में होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करेंगे? इसके सबसे ज़्यादा परासरण दाब मरुद्भिद पादपों में होता है। बिल्कुल नहीं होता साहब, हेलोफाइट्स में होता है, यानी कि लवणोद्भिद पादपों में होता है। ये कुछ फैक्ट्स की बात की थी, वो हमने कर ली। ओके, आगे चलते हैं। परासरण के प्रकार ये देखें,
ये हमने वहाँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में भी बात की थी। परासरण दो प्रकार का होता है। पहला है अंतः परासरण यानी कि एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब किसी कोशिका को जब अल्प पराश्रय विलयन, यानी कि अल्प पराश्रय का विलयन का मतलब है ऑलमोस्ट पानी में रखा जाता है, तो जल के अणु अल्प पराश्रय विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। इसी क्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। जल का आप सिंपल देख लें, किशमिश जल में रखी है तो क्या होगा, किसी कोशिका को जब अल्प पराश्रय विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु अल्प पराश्रय विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। इसी क्रिया को अंतः परासरण या एंडोस्मोसिस कहते हैं। अल्प पराश्रय विलयन है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम हो। वहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये वहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो आप चाहें तो अलग से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अल्प पराश्रय किसको बोलेंगे, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम है। ओके, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, जल का किसी भी तंत्र में परासरणीय प्रवेश, जल का किसी भी तंत्र में परासरणीय प्रवेश, इंपॉर्टेंट वर्ड ये परासरणीय प्रवेश अंतः परासरण कहलाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं आसुत जल में किशमिश को रखने पर वह फूल जाती है। ओके, एग्जाम्पल यहां पे लिख दें, उदाहरण यहां पे लिख दें, आप यहां पे लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट बही परासरण की बात करते हैं। ठीक, इसका उल्टा होगा और कुछ भी नहीं होगा। किसी कोशिका को जब अति पराश्रय विलयन में रखेंगे, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो जल के अणु कोशिका से बाहर आ जाएंगे, विलयन में आ जाएगी। इस क्रिया को क्या बोल देंगे, बही परासरण बोल देंगे। एग्जाम्पल, अंगूर है या फूली हुई किशमिश है, उसको यदि अत्यधिक सांद्र चीनी के विलयन में यानी कि शर्करा के विलयन में रख देंगे तो अंगूर सिकुड़ जाएगा, यानी कि बाह्य परासरण हो गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जल का किसी भी तंत्र में परासरणीय निकास, आपको ऊपर ध्यान होगा हमने बोला था परासरणीय प्रवेश, अब बोला है परासरणीय निकास, यानी कि बाहर आना, क्या कहलाता है, बही परासरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बात आती है किसकी, इसके बाद में बात आती है परासरण का महत्व क्या है साहब। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परासरण की क्रिया द्वारा होता है। कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण पर निर्भर करती है। यह अवस्था सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, यानी कि कोशिका फूली हुई किसके कारण रहती है, परासरण के कारण रहती है। और सारी जैविक क्रियाएं कब होंगी, जब कोशिका स्फीत होगी, यानी कि जल होगा, क्योंकि जल क्या है, परिसंचरण द्रव होता है पादप शरीर का। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि इसी क्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है, जल का पौधों के विभिन्न अंगों में वितरण परासरण द्वारा ही होता है, पूरे प्लांट बॉडी में। यह क्रिया पादपों को हिमीकरण और शुष्कन के प्रति क्या बनाती है, प्रतिरोधी बनाती है। परासरण के द्वारा जीव का आकार बना रहता है, रंध्र खुलना और बंद होना, बीजाणुधानियों का स्फुटन, पौधों में स्फीत गतियों का होना, ये सब किसके महत्व हैं, ये किसकी इंपॉर्टेंस है, ये परासरण की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है परासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप एक आलू के लिए, एक किशमिश के लिए, ये तो एक पेज में हो जाएंगे, आप 2 पेज खाली छोड़ के रखें। हमारी केवल यहाँ पर थिसल कीप द्वारा दे रखा है, लेकिन हम तीनों को पढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं, मैं अभी बता भी दूंगा आपको। ये हमारे प्रैक्टिकल व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तब उनमें इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इन शॉर्ट बता दूं क्या है। आप देखें, जैसे आलू का परासरणी मापी द्वारा आपको क्या देखना है, जस्ट सपोज आपने एक लिया आलू साहब, आलू को आपने काट लिया, ऐसा कट जाएगा, इजीली कटेगा, मैं काट कर दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकल होंगे। सबसे पहले आलू का जो छिलका होता है उसे हम हटा लेंगे। आलू का छिलका हटाने के बाद उसमें इस प्रकार से एक गुहा या कैविटी बनाएंगे, आपको दिख रही होगी, और इस कैविटी में, इस गुहा में हम क्या भर देंगे, इस गुहा में हम चीनी का विलयन भर देंगे, और चीनी का विलयन भरने के बाद जहाँ तक भरेंगे वहाँ पर एक ऑलपिन लगा देंगे ऐसे, और फिर क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को हम एक बीकर में रखेंगे। बीकर में क्या भरा हुआ है साहब, बीकर में भरा हुआ है पानी।
आप एक डायग्राम से ही समझ जाएं, किशमिश वाला बताने की मुझे नीड पड़ेगी नहीं, क्योंकि ऊपर हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। ये पानी है, ये तो साहब क्या है, जल है। और सब ये क्या है, ये आलू है। ठीक है, ऐसा सेटअप रख देते हैं। ये सेम वही किशमिश वाला ही है, जैसे जल में किशमिश को रख देते हैं तो जल का गमन हो जाता है। जल का गमन किधर होता है, सब बाहर से अंदर की ओर अंतःपरासरण होता है, किशमिश फूल जाती है, बात खत्म। किशमिश द्वारा परासरण का प्रदर्शन हो गया, सिंपल। अब इसको देखें तो ये क्या है, आलू के द्वारा अंतःपरासरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर हमने क्या भर रखा है, अंदर हमने भर रखा है शर्करा विलयन। ये क्या भरा हुआ है, शर्करा विलयन भर रखा है हमने। अगर ऐसा हम सेटअप लगा के कुछ समय के लिए छोड़ दें, यानी कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए आज आप लैब में आपने ये काम किया और दूसरे दिन आते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को ये मिलेगा कि जो लेवल आपने यहाँ तक भर रखा है, यहाँ तक आपने शुगर सॉल्यूशन भरा था, ऊपर मिलेगा आपको दूसरे दिन। क्यों मिला, आप खुद देख लें। अंदर क्या भरा हुआ है, शर्करा विलयन। क्या है, अधिक सांद्र विलयन। बाहर क्या है, जल, अल्प पराश्रय विलयन, कम सांद्र विलयन। बीच में कौन है, आलू। आलू कौन है, प्लांट सेल। इसमें कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। हमने पहले ही बात की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करेगी। ठीक है, हो गई बात। डेफिनेशन याद करें, जब विलायक के अणु किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, परासरण। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, जल बाहर से अंदर जा रहा है कोशिका में, तो इसे क्या बोल देंगे हम, इसे बोल देंगे अंतःपरासरण। क्या कह देंगे इसे हम, अंतःपरासरण या एंडोओस्मोसिस। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी ये बात। एक बार क्वेश्चन किया गया कि आलू को गर्म कर लिया जाए, आई मीन बॉईल कर लिया जाए, और फिर अगर ये प्रयोग करवाया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। सब प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि आलू को बॉईल करने पर जो उसके सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे, इसलिए प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, छिलका उतार कर करना चाहिए, ये भी बिल्कुल ध्यान रखने लायक बात है कि छिलका उतार कर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आलू के द्वारा मुझे वही परासरण का प्रदर्शन करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपको क्या करना है, आलू लेना है, आलू के अंदर कैविटी बनानी है। बाहर क्या करना है, बाहर आपको एक बीकर लेना है, बीकर में आपको आपको ये आलू लेना है, आलू के अंदर आपको ये कैविटी बनानी है। बार बार बंद हो जाता है। ये आलू लेना है, आलू के अंदर आपको ये कैविटी बनानी है। इसके बाद में आपको एक बीकर लेना है और बीकर में पानी भरना है। इस तरह से पानी भर देंगे, सही हो जाएगा, बिल्कुल ही सही नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा। इसके लिए क्या करें, हम एक आलू लेते हैं, आलू के अंदर एक कैविटी बनाते हैं और इसके अंदर क्या भर देते हैं, इसके अंदर अब जो हम भर रहे हैं वो पानी भर रहे हैं। अब की बार हमने क्या बनाया, जल भरा है इसके अंदर। दूसरा देखिए, नीचे बीकर लिया, बीकर में क्या भर दिया, बीकर में हमने भर दिया शर्करा विलयन। कोई बड़ी भारी बात नहीं की है। पहले जल बाहर था, अब की बार आलू की गुहा में भर दिया, और पहले चीनी का घोल गुहा में था, अब की बार बाहर भर दिया। अब क्या होगा, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर रहेगा, नहीं कि जल तो बाहर ही आएगा। जल का तो सीधा सा काम है, खुद कम सांद्र है, अधिक सांद्र कौन है, शर्करा विलयन, तो उसी तरफ जाएगा। पहले अंदर जा रहा था, क्यों, क्योंकि खुद जल बाहर था, अब जल अंदर है इसलिए बाहर आएगा, तो बही परासरण का प्रदर्शन हो गया। इसी टाइप से आप किसमिस रखते हैं तो अंतःपरासरण होता है, अंगूर को आप शर्करा विलयन में रखते हैं तो बही परासरण का प्रदर्शन हो जाता है। थिसल कीप के द्वारा भी ऐसा ही किया जाता है, बस कुछ नहीं होता, एक कीप होती है, उस पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी जाती है, यानी कि गॉट ब्लैडर या सेलोफेन बांध देते हैं, और सेम शर्करा विलयन और जल, एक तरफ जल और एक तरफ शर्करा विलयन भरकर रखा जाता है। वही अंतःपरासरण और बाह्य परासरण का प्रदर्शन इसके द्वारा होता है।
इस प्रकार से हमने आज ओस्मोसिस यानी कि परासरण तक की बात कर ली। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हम विभिन्न दाबों में संबंध, जल विभव और अंतःशोषण यानी कि इम्बिबिशन की बात करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, उनकी बात करेंगे और इसी के साथ चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आगे बात कल करेंगे। आप वीडियो देखने के बाद नीचे जो चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, इससे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको इस या इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।